हेलो बच्चों, आज 12वीं की गणित का पहला अध्याय चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो 12वीं की गणित की पहला अध्याय जो है वो आपका संबंध एवं फलन है। ठीक है, तो हमारा पहला अध्याय है संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन। तो ये अब अध्याय आप थोड़ा सा याद करेंगे तो 11वीं में भी यही अध्याय आप पढ़े होंगे। संबंध एवं फलन आप 11वीं में भी इस अध्याय को पढ़े होंगे, लेकिन 11वीं के अध्याय में आपको क्या है, संबंध बनाना कैसे है। ठीक है, कार्तीय गुणनफल क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय से कार्तीय गुणनफल कैसे बनाते हैं, फिर कार्तीय गुणनफल बनाने के बाद संबंध क्या होता है, संबंध और फलन में अंतर क्या होता है, संबंध और फलन का प्रांत और परिसर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 12वीं में उसी के आगे की चीजों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आप पहले अगर हम लोग 11वीं की जो है टॉपिक को देख लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम लोग 11वीं के हिसाब से समझें कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है, मैं आपको करके बताते जाता हूँ। मान लीजिए एक समुच्चय है 1 2 3 और दूसरा समुच्चय है जिसमें सिर्फ है 4 और 5। ठीक है, तो समुच्चय ए है 1 2 3 और दूसरा समुच्चय है 4 और 5। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कार्तीय गुणनफल हम लोग समझते हैं। तो ए गुना बी अगर कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी बनाते हैं जिसमें पहला जो अवयव है वो ए से लेते हैं और दूसरा अवयव कहाँ से लेते हैं, बी से लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ए से बी को लेकर के तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। 1 और 4 का जोड़ी बनेगा, 1 और 5 का बनेगा, फिर 2 और 4 का बनेगा, 2 और 5 का बनेगा, फिर 3 और 4 का बनेगा और 3 और 5 का बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कार्तीय गुणनफल ए गुना बी का। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारा संबंध क्या होता है। संबंध मतलब क्या होगा, संबंध ये होगा कि हम लोग का जो कार्तीय गुणनफल है उसी के कुछ अवयवों को ले लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। जैसे संबंध को निरूपित करते हैं आर, तो आर अगर मैं ले लूं, आर बराबर ए कॉमा बी इस तरह से कि ए प्लस बी बराबर 5 है। मान लीजिए कि इस तरह से मैं एक संबंध लिखता हूं कि आर बराबर ए कॉमा बी इस तरह से कि ए प्लस बी बराबर क्या है, 5 है। तो इसका अगर हम लोग संबंध को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो आर बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, इसी में से देखिएगा कि जिसको जोड़ने से हमारा 5 आ रहा है, या इसको थोड़ा सा बदल दें कि 5 का गुणज होना चाहिए। ए प्लस बी जो है 5 का गुणज आना चाहिए। तो देखिए 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, जो 5 का गुणज है। 1 और 5 को जोड़ने से नहीं आएगा, 4 और 2 भी नहीं आएगा, 5 और 2 भी नहीं आएगा, 4 3 7 होता है, 5 3 8 होता है। तो एक ही आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो 1 और 4 इसका अवयव होगा। तो ये हमारा हो गया संबंध। ठीक है, संबंध में जो प्रथम अवयव होते हैं उसको हम लोग क्या कहते थे, प्रांत कहते थे। द्वितीय अवयवों का संग्रह को हम लोग क्या कहते थे, परिसर कहते थे। ठीक है, द्वितीय को क्या कहते थे, परिसर कहते थे। ठीक है, तो जो 12वीं में हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, संबंध के प्रकार और जो है फलन के प्रकार। संबंध के प्रकार और फलन के प्रकार, यही 2 चीज पढ़ना है, लेकिन इसमें सवाल बहुत अनगिनत अलग अलग टाइप के आते हैं। तो हम लोग को जो 12वीं में पढ़ना है, तो 12वीं का जो पहला टॉपिक हो गया यह आपका हो गया संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। तो देखिए संबंध के प्रकार को समझते हैं। देखिए ये वाला जो पहला टॉपिक है, ये देखिए ये जो पहला अध्याय है ये थोड़ा ज़्यादा थ्योरी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को याद करने की चीज़ें ज़्यादा है। जो भी आपको प्रश्न है उसका उत्तर आपको तार्किक रूप में ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें गणितीय हल नहीं होते, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, तार्किक हल होते हैं। तो कभी कभी किन्हीं बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, तो आप उसको धीरे धीरे करके पढ़िए। ठीक है, ये अध्याय को धीरे धीरे पढ़ के करिए तो एकदम आराम से हो जाता है। तो संबंध के प्रकार को अगर मैं पहला देखूं कि पहला कौन सा प्रकार का होता है, तो एक होता है जिसको बोलते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध। ठीक है, तो रिक्त संबंध क्या होता है, रिक्त संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होते, जिसमें एक भी अवयव
नहीं होते, एक भी अवयव नहीं होते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक समुच्चय ले लिया a बराबर 1 2 3 और बोल रहा है संबंध R a, में इस तरह से कि R बराबर a, b इस तरह से कि a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस b बराबर मैं 10 ले लेता हूँ। a प्लस b बराबर क्या है? 10 ले लेता हूँ। इसको समझेंगे, ठीक है। तो अगर आप कार्तीय गुणनफल लिखते हो 1 गुना a, कार्तीय गुणनफल लिखते हैं 1 गुना a, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसमें आपको क्या करना है? जोड़ी बनाना है। तो 1 1 बनेगा, एक जोड़ी, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, फिर 2 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, फिर 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा, और क्या बनेगा? 3 3 बनेगा, ठीक है। तो ये आपको बनेगा, ठीक है। तो आप इसमें जोड़ी में से देखिए किनको जोड़ने से 10 आ रहा है, ठीक है। 1 और 1 को जोड़ने से 10 नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर a प्लस b बराबर 10 आना चाहिए कह रहा है, ठीक है। जो जोड़ा है उसका पहला अवयव और दूसरे अवयव को जोड़ने से क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो कोई ऐसा भी आपको कोई भी आपको मिल रहा है क्या अब जोड़ी जिससे कि दोनों को जोड़ने से 10 आ जाए? ऐसा तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? R जो है इसका अगर रोस्टर रूप लिखेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ भी नहीं आता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध, जिसको निरूपित किया जाता है फाई से। इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फाई से इसको निरूपित किया जाता है। क्लियर है? तो ये पहला संबंध हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्त संबंध, ठीक है, ऐसे। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, तो ये क्या है सार्वत्रिक संबंध? ये भी समझ लेते हैं। सार्वत्रिक संबंध मतलब क्या हो गया कि जो कार्तीय गुणनफल के जितने भी आपके जोड़े बने हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे संबंध के अंतर्गत आ जाएं तो उसको क्या कहेंगे? सार्वत्रिक संबंध कहेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग समुच्चय ले लेते हैं a बराबर, फिर से वही वाला समुच्चय ले लेता हूँ 1 2 3, और ये कह रहा है R जो है a गुना a में हम लोग R बना रहे हैं। a गुना a में R मतलब क्या है? R जो है a गुना a का उप समुच्चय होना चाहिए। उप समुच्चय आप लोग पढ़े होंगे 11वीं में कि उप समुच्चय क्या होता है कि एक समुच्चय का जो छोटा रूप होता है या एक समुच्चय से बना हुआ छोटे छोटे समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? उप समुच्चय कहते हैं। तो R जो है a गुना a में आपको R परिभाषित करना है, और R इस तरह से परिभाषित है कि R बराबर a, b इस तरह से कि a प्लस b बराबर कोई प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको दे दिया संबंध, ठीक है। a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए? a प्लस बी बराबर कोई भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले a गुना a अगर बना लें और इसको समझें तो a गुना a अगर हम लोग बनाते हैं तो ये आता है हमारा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और उसके बाद 3 1 3 2 और क्या आ रहा है? 3 3 आ रहा है, ठीक है। इतने हमारे जो है इतने हमारे जोड़े बन रहे हैं। तो आप देखिएगा हर जोड़ी में a प्लस बी को जोड़ने से क्या आ जाएगा? हर जोड़ी में a प्लस बी को जोड़ने से हमारा क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्या ही आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि R अगर मैं इसका रोस्टर रूप लिखूं, R का रोस्टर रूप, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? R में आ गया हमारे संबंध के अंतर्गत इतने सारे युग्म बन गए, ठीक है। इतने सारे युग्म बन गए। तो ये जो युग्म जो बने हैं वो सारे युग्म a गुना a में मौजूद है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं u,
ठीक है, यू इसको क्या कहेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, जिसमें सारी चीजें आ गई, सार्वत्रिक संबंध हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध। धीरे धीरे करके समझते चलिए और जो दिक्कत होगा उसको पूछते चलिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध इस तरह से बनता है। अब याद रखेंगे कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी हम लोग तुच्छ संबंध भी कहते हैं। रिक्त संबंध एवं सार्वत्रिक संबंध को, सार्वत्रिक संबंध, रिक्त संबंध एवं सार्वत्रिक संबंध तुच्छ संबंध भी कहलाता है, तुच्छ संबंध भी कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग तुच्छ संबंध भी कहते हैं। ठीक है, अब तो ये दो प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया जो तुच्छ संबंध है। उसके बाद और क्या होता है, और तीसरा तरह का जो प्रकार होता है संबंध के, तीसरे तरह का प्रकार, तो तीसरा प्रकार होता है संबंध का, इसको हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब ये स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध का मतलब हो गया कि सभी अपने आप से तुलनित जो युग्म बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे संबंध के अंतर्गत आने चाहिए। मतलब हम लोग अगर बोलेंगे कि अगर संबंध में सभी a, वाले अवयव जो है संबंध में हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये कैसा है, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, इसको उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे फिर से वही उदाहरण ले लिए ए वाला, ठीक है, सेम उदाहरण लेकर के करते हैं ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो। मान लीजिए ए हमारा एक समुच्चय है जो है 1, 2 और 3। ठीक है, ए गुना ए क्या क्या आएगा ये सब आपको पता है। ठीक है, और अगर मैं एक संबंध को परिभाषित करता हूं r बराबर a, b इस तरह से कि a प्लस b बराबर कोई सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। तो a प्लस b सम संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो 1 का 1 से बन सकता है, क्योंकि 1 और 1 को जोड़ने से क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। ठीक, 1 का 2 से बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, 1 का 3 से बन सकता है, 1 और 3 को जोड़ने से भी सम संख्या आ रहा है। फिर 2 का देख सकते हैं, 2 का 1 से नहीं बन सकता, 2 का 2 से बन सकता है। क्योंकि 2 का 1 से क्यों नहीं बन रहा, 2 और 1 को जोड़ने से क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा। तो 2 का 1 से हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, 2 का 2 से बन गया, 2 का 3 से नहीं बन सकता। फिर 3 का 1 से बन सकता है, 3 का 1 से बनाएंगे तो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। 3 का 2 से नहीं बन सकता, फिर 3 का 3 से बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सभी a, r के अंतर्गत होने चाहिए। सभी a, क्या होना चाहिए, r के अंतर्गत होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस संबंध में 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3, 3 भी है। ठीक है, याद रखिए कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 में से अगर एक भी नहीं रहा तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक भी नहीं रहा तो वह स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। इस तरह से आपको समझना है। तो यहाँ पर 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, तो ये कैसा कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा, ये कैसा संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध है। यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक, अब दूसरा एक r एक और हम लोग ले लेते हैं, एक और r ले लेते हैं कि r बराबर a, b, r बराबर a, b इस तरह से कि a प्लस b जो है 6 से कम होना चाहिए। r बराबर a, b इस तरह से कि a प्लस b जो है वो 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं r में क्या क्या बनेगा। r में हमारा बनेगा, देखिए 1 का 1 से 1 और 1 को जोड़ने से 6 से कम आ रहा है। 1, 2 भी बन सकता है, 1, 3 भी बन सकता है, फिर 2, 1 भी बन सकता है, 2, 2 भी बन सकता है, 2, 3 भी बन सकता है, फिर
3 1 भी बन सकता है, 3 2 भी बन सकता है, लेकिन 3 3 नहीं बन सकता, क्योंकि 3 और 3 को जोड़ने से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और हमारा क्या आना चाहिए, 6 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो R है, R मतलब जो संबंध है, उसमें इतने सारे अवयव आएंगे, इतने सारे युग्म आएंगे। अब आप देख लीजिए, इसमें सब युग को एक बार चेक भी कर लिया करिए कि हमारा जो कथन है उसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कथन दिया गया है, क्या दिया गया है कि A और B को जोड़ने से क्या आना चाहिए, A और B को जोड़ने से वो 6 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए 1 और 1 को जोड़ने से 6 से कम आएगा, 1 और 2 को जोड़ने से 6 से कम आएगा, तो ये सभी को जोड़ने से 6 से कम आ रहा है। ठीक है, तो हमारा संबंध तो सही है। अब संबंध में देखिए क्या 1 1, देखिए ए में कौन कौन सा अवयव है, 1 है, 2 है और 3 है। तो ए अगर हम लोग समझे कि ए को मिला करके क्या बन सकता है, तो 1 1 बन सकता है, 2 2 बन सकता है, 3 3 बन सकता है। तो 1 1 तो हमारे संबंध के अंतर्गत है, 2 2 भी है, परंतु 3 3 नहीं है। तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अगर 1 आ जाता है उससे आप उसको स्वतुल्य मत लिखिए, सारे आने चाहिए, याद रखेंगे सारे आने चाहिए, तभी वो स्वतुल्य संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा, संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। बात समझ में आई, यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्वतुल्य संबंध। अगला प्रकार हो गया जो स्वतुल्य और जो स्वतुल्य नहीं होगा। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब अगला जो हम लोग संबंध के प्रकार को देखेंगे, जिसको बोलते हैं सम्मित संबंध। ठीक है, तो अगला जो संबंध है चौथा वाला, इसको कहेंगे हम लोग सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या चीज होता है, ठीक है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध इस तरह से परिभाषित है कि यदि A, B संबंध का अवयव है तो B, A भी संबंध का अवयव होना चाहिए। अगर है तो संबंध स्वतुल्य कह रहा हूं, संबंध सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। ठीक है, अगर ये है, ये वाले जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये सब जो हमको जो भी आ रहा है, जो कथन है उसको सत्यापित करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो संबंध है वो सम्मित संबंध है। अब इसको भी परिभाषित उसी ए में कर देते हैं कि ए बराबर, फिर से हमको 1 2 3 मिला, और हम लोग कह रहे हैं आर बराबर A, B इस तरह से कि A प्लस B बराबर विषम संख्या आना चाहिए। अब नया संबंध बना लिए, क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग एक युग्म बनाते हैं कि A और B का युग्म ऐसा बनाना है कि उनको जोड़ने से क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे 1 1 तो बन नहीं सकता, 1 और 2 का जोड़ी में विषम संख्या आ रहा है, 1 और 3 के जोड़ी में भी विषम संख्या आ रहा है, 2 और 1 नहीं, 1 और 3 के जोड़ी में विषम संख्या नहीं आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। 1 और 2 ले लिए, 1 3 नहीं ले सकते, फिर 2 1 ले सकते हो, 2 2 नहीं ले सकते, 2 3 नहीं ले, 2 3 भी ले सकते हो, फिर 3 1 नहीं ले सकते, 3 2 ले सकते हो, 3 3 नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर ए बी है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, उल्टा सीधा दोनों होना चाहिए, याद रखेंगे। तो पहले आप देखिए पहला सीधा है कि नहीं है, 1 2 मिलेगा तब 2 1 चेक करना है। 1 2 है तो 2 1 भी आ रहा है, देखिए इधर 1 2 है तो 2 1 भी आ रहा है, 3 2 3 है तो 2 3 का उल्टा 3 2, मतलब जो आपको 1 मिले फिर उसका उल्टा चेक करना है। ठीक है, जैसे 1 2 मिला तो उल्टा चेक करेंगे 2 1, 2 3 है तो उल्टा चेक करेंगे 3 2, दोनों को आपको इस तरह से चेक करना है। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उल्टा सीधा दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आप ये मत चेक करना कि भाई यहाँ पर 1 3 नहीं है तो 3 1 भी नहीं है। ठीक है, तो 1 3 नहीं है तो आपको 3 1 चेक करने की जरूरत भी नहीं है, 1 है तब उसका उल्टा चेक करना है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं, तो ये संबंध क्या है, यह संबंध हमारा सम्मित संबंध है, यह संबंध हमारा सम्मित संबंध है। ठीक है, यह संबंध हमारा क्या है, सम्मित संबंध है। क्लियर है बात। अब देखिए दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे R बराबर A, B इस तरह से कि A
जो है बी से बड़ा है। ठीक है, एक संबंध ले लिए कि ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको संबंध को लिखेंगे आर बराबर एक 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 नहीं हो सकता क्योंकि एक एक से बड़ा नहीं है, एक दो नहीं हो सकता, एक तीन भी नहीं हो सकता क्योंकि अभी ए छोटा आ रहा है। दो एक हो सकता है, दो एक हो सकता है, दो दो नहीं हो सकता, दो तीन नहीं हो सकता, तीन एक हो सकता है, तीन दो भी हो सकता है और तीन तीन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमको कितने अवयव यहाँ पर कितने युग्म मिले? तीन युग्म मिले। ठीक है, तो तीन युग्म के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर इस संबंध में दो एक तो है, इस संबंध को ध्यान से देखेंगे तो इस संबंध में दो एक तो है, इस संबंध में दो एक है, दो एक संबंध का अवयव है, परंतु एक दो संबंध का अवयव नहीं है। ठीक है, ये दो एक संबंध का अवयव आ रहा है लेकिन एक दो संबंध का अवयव नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि संबंध सममित नहीं है, यह सममित संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक है, यह संबंध सममित संबंध नहीं है। तो ऐसा आपको इस तरह से समझना है कि सममित संबंध में उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। लास्ट वाला संबंध को भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा प्रकार का जो संबंध है ये हमारा हो जाएगा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है? संक्रामक संबंध। ठीक है, तो संक्रामक संबंध की परिभाषा ये है कि यदि ए कॉमा बी संबंध का अवयव है और बी कॉमा सी भी संबंध का अवयव है तो ए कॉमा सी संबंध का अवयव होना चाहिए। ठीक है, ए बी है, बी सी है, लेकिन और ए सी भी होना चाहिए। ए बी है और बी सी है तब आपको चेक करना है कि ए सी भी होना चाहिए। मान लीजिए ए बी या बी सी में से कुछ नहीं है तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, ए बी है बी सी है तब ए सी चेक करना है। ठीक है, तब आप ए सी को जांचिए है कि नहीं है। लेकिन अगर आपका ए बी या बी सी में से कोई नहीं है तो आपको कोई जांच करने की जरूरत नहीं है, तब वो संक्रामक होगा ही होगा। ए बी है बी सी है अब तब ए सी नहीं है तब जाके वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। इसको भी एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। फिर से हमारा जो समुच्चय वही ले लेते हैं, 1 2 3